नमस्कार। हम लोग कर रहे थे टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने 26 सवाल कर लिए थे। उसका अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो पार्ट 1 बनाया है उसमें 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 1,4 डाई टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के बारे में सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता रखी है कि वो होना चाहिए चेयर फॉर्म में। ठीक है, चेयर फॉर्म उसका ज़्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस चेयर फॉर्म में इन्होंने 1 और 4th पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल लगाए हैं। टर्सरी ब्यूटाइल इस तरीके से लिख देता हूँ, होली क्रॉस। और आपको मैंने जो लास्ट हमारा वीडियो था 42 नंबर, उसमें ये भी बताया था कि अगर बल्कियर ग्रुप है, कोई बड़ा ग्रुप है, तो वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहता है। अगर वो बल्कियर ग्रुप इस तरीके से लगा रहेगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं, उनके बीच में 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शंस होंगे। इस वजह से स्टेबिलिटी कम आएगी। तो हम ये चाहेंगे हमेशा, हम तो क्या चाहेंगे, हमारे चाहने से क्या होता है, मॉलिक्यूल ये चाहेगा कि वो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बनाए, रिपल्शंस मिनिमम हो। उसके लिए वो क्या करेंगे, दोनों के दोनों टर्सरी ब्यूटाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना चाहेंगे, इक्वेटोरियल पे रहेंगे और इस तरीके से बनेगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, चेयर फॉर्म। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चेयर फॉर्म में दोनों ही इक्वेटोरियल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ नाम दे दिए, चेयर बोट, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट। अच्छा, ये फ्लिपिंग होना भी बंद हो जाती है। इसको हमने कहा था फ्रीजिंग ऑफ फ्लिपिंग। फ्रीजिंग ऑफ फ्लिपिंग, जो फ्लिपिंग होती है, फ्लिपिंग के थ्रू चेयर फॉर्म हाफ चेयर में, फिर हाफ चेयर ट्विस्ट बोट में, फिर वो बोट में कन्वर्ट होती है, तो वो कन्वर्जन भी रुक जाता है। ये दोनों इतने बल्की ग्रुप हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द टू कंपाउंड्स 1 and 2 आर रिलेटेड एज। इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखना है। ओके, सबसे पहली चीज़, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा, दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये एक थ्रियोफॉर्म है। थ्रियोफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है। अब इस वाला जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग क्या करें कि इसे हम बना दें हमारी सुविधा के लिए नीचे से एक्लिप्स्ड। नीचे से एक्लिप्स बनाने का मतलब क्या है, यहाँ OH और H मैंने एज इट इज़ रखा है, इस कार्बन को एज इट इज़। ठीक है, इस वाले कार्बन को अभी मैंने यहाँ बनाया है। अब इसको मैं बना रहा हूँ, लेकिन घुमा रहा हूँ, 180 घुमा रहा हूँ। तो 180 घुमाने से COOH नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसका तो नीचे था ही। और OH जो है वो इस तरफ आ जाएगा और H जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि हमें दिखेगा मॉलिक्यूल। अब हम इसे फिशर भी बना सकते हैं। अब हम इसे फिशर बना सकते हैं। तो हम इसे जब फिशर बनाएंगे तो हमें साफ साफ रिलेशन दिख जाएगा। इसको हमने फिशर बनाया है, OH और OH। इंटर कन्वर्जन का भी मैंने वीडियो डाल ही रखे हैं, बट फिर भी यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे राइट OH, लेफ्ट में H, लेफ्ट में H, राइट में OH। पीछे तरफ लेफ्ट में OH, लेफ्ट में OH। ठीक है, और पीछे वाले ग्रुप को हम सबसे ऊपर रखते हैं, है ना। ये इस तरीके से इसको सीधा कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं और इसको एज इट इज़ रखते हैं। तो ये रहा, ये तीनों, और ये तीनों ये रहे। ऐसे लिखना होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम आ गया है, ये आइडेंटिकल है, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो सेम ही मॉलिक्यूल है। इसी फिशर का इन्होंने यहाँ पे बना रखा है ये वेज डैश। ठीक है, ओके, मैंने इस तरीके से किया, आप वेज डैश तरीके से भी कर सकते हो, कैसे भी करके। एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ डायरेक्टली कैसे करते हैं। इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। जो प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड हैं, प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड, जो ये सिंगल सिंगल लाइन्स हैं, वो प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड है। इनको हम हमेशा टॉप और बॉटम पे रखते हैं। इस कार्बन में ये वाला जो बॉन्ड है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को सीधा करूं, सीधा इन द सेंस कि मैं इसको ऐसे लिखूं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो जो वेज पे हैं उनको वेज पे रहने दो, जो डैश पे हैं उनको डैश पे रहने दो। इधर की तरफ में OH है और H है। ठीक है, एज इट इज़ रखा है। इस कार्बन का वेज डैश एज इट इज़ रखा है, COOH। इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे घुमाया है, इस बॉन्ड को बिल्कुल सीधा किया है, तो ये सीधा हो गया। अब देखिए, ये लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में OH आएगा, यहाँ लेफ़्ट में OH। जो बॉन्ड जिधर मुड़ा हुआ है उधर
वेज वाला उधर, जैसे ये स्ट्रेट बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारा राइट में है, प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड हमारा राइट में है तो वेज वाला राइट में, बात खत्म हो गया, आ गया सेम आइडेंटिकल। अगला, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ए ड्रग फॉर हीलिंग द वाउंड्स आर पॉसिबल एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस मॉलिक्यूल में स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है। जब भी स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात आती है ना, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमर्स भी काउंट करने हैं प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों ही काउंट करने हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है और ये जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल दे सकता है। इसका मतलब 2 पावर 2 टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। चारों आइसोमर कैसे बनेंगे, चारों के नाम लिख रहा हूँ। मान लीजिए ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन जो है वो R है या S है, ठीक है। तो R के साथ डबल बॉन्ड सिस हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। इसी तरह जब ये R होगा तो R के साथ ट्रांस भी हो सकता है और S के साथ सिस भी हो सकता है। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ये 4 मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे और चारों के चारों, पहले तो इन्होंने पूछा है कि कितने पॉसिबल हैं, तो 4 पॉसिबल है, तो ये दोनों आंसर गलत हो गए। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो देखिए ज़रा, सब में कायरल कार्बन है तो 4 पॉसिबल है और चारों के चारों ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें ये 3 बार है, डबल बॉन्ड जो है वो 3 बार है। मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलिन्स जब होते हैं, अगर क्यूमुलिन्स इवन टाइम्स हों तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होने के चांस होते हैं और अगर ऑड टाइम्स हो तो ज्योमेट्रिकल एक्टिव हो सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहे हैं। दोनों Cl अगर सेम साइड लिखे हुए हैं तो हम इसे सिस कह सकते हैं। ऑड नंबर के क्यूमुलिन्स, ये ऑड, देखिए 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, तो ऑड क्यूमुलिन्स GI दे सकते हैं और इवन क्यूमुलिन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। संभावना है, हमें चेक करना है। अगर यहाँ पे भी H होता तो नहीं होता, जब ये दोनों ही H होते तब तो ज्योमेट्रिकल नहीं होता, लेकिन अभी तो ज्योमेट्रिकल दिख रहा है और दोनों Cl सेम साइड है तो हम कहेंगे सिस, ठीक, तो ज्योमेट्रिकल हो गया। ऑप्टिकल, हाँ जी भैया, ऑप्टिकल कहाँ से देगा, ये इस कार्बन से ऑप्टिकल दे सकता है और इस कार्बन से भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, तो ऑप्टिकल भी दे रहा है। कॉन्फॉर्मेशन कैसे देगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है ना, हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि पेंटा, हम लिखते हैं, हम होते कौन है वैसे, ये मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करते हैं कभी ये सोचना चाहिए। तो ये जो 4 मेंबर्ड रिंग होती है वो एग्जिस्ट करती है एज ए बटरफ्लाई, ऐसे बटरफ्लाई की तरह ऐसे एग्जिस्ट करती है। अब आप बोलोगे सर ये बटरफ्लाई कैसे, हाँ देखो ये बटरफ्लाई अभी उड़ने लगेगी, ये दोनों इसके पंख हैं और ये उड़ने लगी, तितली उड़ी, देखो ये बटरफ्लाई, ठीक है। इसी तरह जो 5 मेंबर रिंग होती है ना, वो 5 मेंबर रिंग होती है ओपन एनवेलप टाइप में। ओपन एनवेलप आपको मैं 3D में दिखाता हूँ, खुला हुआ एनवेलप, ऐसा लगेगा जैसे कि ये एनवेलप हमने ओपन किया है, ठीक है। अगर ये यहाँ होता तो बंद एनवेलप और ये ऊपर आ गया तो खुला एनवेलप, ओपन एनवेलप। तो इसके कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे 6 मेंबर रिंग के हमने पढ़े, 6 मेंबर रिंग के हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म, बॉट फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, इस तरह से कन्फर्मेशंस होते हैं। वैसे ही 5 मेंबर रिंग के भी कॉन्फर्मेशंस होते हैं। प्लानर वाला है ये ओपन एनवेलप है तो कॉन्फर्मेशन, तो ये मॉलिक्यूल तीनों ही दे रहा है, तो आंसर तो यही है, ठीक है। बाकी के मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ दोनों H सेम है, ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता, जब एक ही नहीं दे सकता आगे चेक करने का सेंस ही नहीं बनता। ऑप्टिकल दे देगा यहाँ से तो भी क्या है, हमारा आंसर नहीं बन सकता क्योंकि हमें तो तीनों चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, ऑप्टिकल ओनली लिख देता हूँ, ऑप्टिकल ओनली। ये भाई साहब जो है वो ज्योमेट्रिकल दे सकते हैं, ज्योमेट्रिकल ओनली, ठीक है। अच्छा, कॉन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि ये 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कॉन्फॉर्मर तो बना सकते हैं, कॉन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये भाई साहब ज्योमेट्रिकल भी नहीं दे सकते, ऑप्टिकल भी नहीं दे सकते और कॉन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या, हाँ इतने अच्छे से नहीं दे सकते। ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकते, ऑप्टिकल भी नहीं दे सकते, सिर्फ कॉन्फॉर्मेशन दे देंगे जो कि आपके सिलेबस से बाहर है। यूँ इसका वो वैसा बनता है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ
कि ये जैसे फ्रंट वाला कार्बन है तो इसके 2 H और एक OH, और पीछे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड बना के CH2 लिखते हैं हम लोग बीच में, ऐसा कॉन्फर्मेशन बनेगा। और यही आगे वाला घूमता रहेगा, कभी OH इसके सामने आ जाएगा, ऐसे कॉन्फर्मेशन दे सकता है, ठीक है। बट ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल नहीं दे सकता। तो आंसर तो हमारा फर्स्ट है जो कि तीनों दे सकता है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कॉन्फर्मेशन थ्रू रिंग के थ्रू कॉन्फर्मेशन भी बना सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। 31 इज ए फिशर प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, मतलब इस मॉलिक्यूल के कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। पहले तो प्लेन देखो, प्लेन नहीं लग रहा, ठीक है। कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 कायरल सेंटर, 2 पावर 3, टोटल 8। आंसर 8 में से 8 में से कोई एक ये है, ये मॉलिक्यूल, ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ये 8 स्टीरियो आइसोमर रखता है, उनमें से ये एक है, ठीक है। इज अ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑफ द 8 स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 फोल्ड एक्सिस। 2 फोल्ड एक्सिस का मतलब होता है C2 मतलब 180 रोटेशन करना है, 180 डिग्री से घुमाने पर सेम आ जाना चाहिए। इथाइलिन मैं सब में बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी और पूछना भी चाहिए। तो C2 एक्सिस एक तो यहाँ से जा रही है, C2 एक्सिस एक इधर से और एक इधर से, 3 C2, कितनी C2, 3 C2 C2 एक्सिस 3 C2 परपेंडिकुलर टू C2, 3 C2 बना देता हूँ कलर चेंज करके, एक इधर से जाते हुए, एक इधर से जाते हुए, एक ये ऊपर से, मतलब ये तो दिख ही रहे हैं दोनों एंगल। और ये वाली जो है ना, इसका एंगल ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने इस वाले डॉट पे मैंने पेन रखा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है, यहाँ से घुमाना है इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। उसी स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसको रोटेट करना है। तो 3 C2 यहाँ पे पॉसिबल है। साइक्लोप्रोपेन ये लीजिए साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें यहाँ से जो गुजर रही है ना वो C2 नहीं है, वो क्या है, C3 है, क्योंकि 3 कॉर्नर्स हैं, 120 पे घुमाएंगे तो C3 है। कैसे आता है ये, Cn इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया, n इक्वल्स टू लिखना था मुझे, n इक्वल्स टू थीटा। अब थीटा मैंने लिखा है 180, तो n इक्वल्स टू 2 आएगा। थीटा मैंने 120 लिखा है तो n इक्वल्स टू 3 आएगा। ऐसे ये फोल्ड है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री के फोल्ड्स हैं। इसका भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। वीडियो नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर आप देख सकते हैं। एक आइसोमेरिज्म वाला जो प्लेलिस्ट है IUPAC आइसोमेरिज्म वाला, उसमें मैंने बना रखा है, सिमेट्री एलिमेंट्स नाम से होगा। ब्यूटेन है भाई साहब, तो 5-4 कार्बन होंगे, तो यहाँ से जो गुजरेगी उसका नाम होगा C4। अच्छा, इसमें C2 तो बताई नहीं मैंने। C2 देखो, C2 यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी गुजर सकती है और यहाँ से भी गुजर सकती है, ये यहाँ से भी ऐसे गुजरेगी, यहाँ से अंदर एंटर होगी, यहाँ से निकल जाएगी। इसमें आप 180 घुमाओगे ना, तो एक तरह से जैसे लॉलीपॉप को घुमा रहे हो, इसको घुमाओगे तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल घूम जाएगा। लॉलीपॉप जो होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है, मतलब एक डिस्क की तरह होती है। तो आप इसको हाथ में रख के, दोनों हाथ में रख के घुमाते हैं ना, वैसे घुमाना है। तो यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी 3 C2, ठीक है। और इसमें है 1, यहाँ से पार हो जाएगी, यहाँ से जाएगी, इधर पार हो जाएगी 2, एक इधर से इधर निकल जाएगी 3, एक इधर से इधर निकल जाएगी 4, और बीच में से जो जा रही है उसका नाम तो है C4। ये मिटा देता हूँ। डॉट वाली जो है बीच में, ये वाली, ये C3 है, ये वाली C4 है। एक इधर से 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4, इधर से अंदर गई, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, 2, 3 और 4। 2 तो बिल्कुल जो इसकी आर्म्स हैं उसको हाफ करके, हाफ सेंटर से निकल रही है, और 2 जो है वो डायगोनली निकल रही है। 4 कितनी, 3 C2 और इसमें 4 C2। तो बढ़े सो पावे मैक्सिमम पूछ रहा है। बेंजीन में कितनी C2, तो ये लीजिए बेंजीन। अब बेंजीन में ध्यान से देखना,
हम लोग कभी भी ये बॉन्ड ऐसे नहीं बनाएंगे। अगर ऐसे बना के रखा है तो वो हमारी गलतफहमी है, क्योंकि वो रुके हुए हैं नहीं, तो हमें गोला ही बनाना है। रेजोनेंस हाइब्रिड बना के जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ से जो गुजर रही है वो है C6। कौन सी है? C6। 1 2 3 4 5 6 6 कॉर्नर्स हैं, यहाँ से जो गुजर रही है वो C6 है। पंखा जो है ना आपकी छत पे वो C3 है, बीच में से जो एंगल है ना वो C3 है, क्योंकि 3 उसके जो विंग्स हैं। अच्छा, आपके रूम में अगर 4 विंग्स वाला फ़ैन है तो वो C4 है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से जो गुजर रही है सेंटर से, इस सेंटर से मैंने पेन यहाँ पे मार्क कर रखा है इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से जो स्क्रू ड्राइवर अगर मैं लगा के घुमाऊंगा तो C6 यहाँ पे देखने को मिलेगी। C सेंटर वाली जो है वो C6 है। अब C2 कितनी होगी? तो एक यहाँ से आ जाए, बाहर निकल जाए, एक इधर से आ जाए, इधर से बाहर निकल जाए, एक इधर से आ जाए, इधर से बाहर निकल जाए, 3। और बाकी के एक ये ऐसे, 2 ऐसे और 3, काउंट कर लो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 C2। दिस इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर। पहले तो फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखो, प्लेन लग रहा है क्या? हाँ, प्लेन ढूंढ लिया करो पहले। प्लेन लग रहा है? हाँ, प्लेन लग रहा है, इसका मतलब इनेंशियोमर इम्पॉसिबल। जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता तो उसका इनेंशियोमर भी नहीं बन सकता। इनेंशियोमर पॉसिबल ही नहीं होता जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा हो। अब बचे 3 ऑप्शन, उसमें से ज्योमेट्रिकल तो दिख नहीं रहा। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन, आइडेंटिकल और डायस्टेरियोमर। आइडेंटिकल तो तब होता ना जो सारे के सारे वेज सारे के सारे डैश में कन्वर्ट हो जाता। तो हम सोचते कि जैसे रोटी पलटते हैं वैसे मॉलिक्यूल को पलट दिया गया, तो जो वेज थे वो सारे डैश बन गए, तो आइडेंटिकल भी नहीं है। और ज्योमेट्रिकल मैंने पहले ही हटा दिया। ये है डायस्टेरियोमर। कैसे? जब भी कभी कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर सब पे बदल रहा हो तब तो ठीक है, पर इन दोनों पे बदल नहीं रहा है। इन दो पे तो उल्टा हो गया, और बाकी जो 2 ये हैं, येलो कलर से मार्क कर देता हूँ, ये दोनों जो है, इन दोनों पे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल में है वही मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, वेज पे ही Cl दिख रहे हैं, लेकिन बाकी 2 Cl डैश पे चले गए, तो ये बनेगा डायस्टेरियोमर। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं था, लेकिन ये एक्टिव होगा, और ये जो एक्टिव होगा इसका एक इनेंशियोमर भी होगा। लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। Which conformation of bicyclo 222 octane is more stable? ठीक है, 222, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 222, नाम ध्यान होगा। बाईसाइक्लो है, ऑक्टेन है, 8 कार्बन है, 1 2, ये भी 2, ये भी 2, यही तो हमने लिखे हैं 222 ऑक्टेन। तो ये बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन बन गया। इसका जो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है वो कैसा दिखता है, मैं बना देता हूँ। ये ऐसा दिखता है जैसे टोकरी हो, टोकरी जैसा दिख रहा है। हाँ, आप यहाँ पे हाथ रखिए अपना, और ये टोकरी को ऐसे उठा लीजिए, ये आपका हाथ जैसा भी बना था, ठीक है, ये आपका हाथ है। बिना थंब के तो कैसे उठाओगे, ठीक है, जैसे भी ये उठा लिया, ये टोकरी की तरह है। यहाँ पे चाहो तो फ्रूट रख लो। तो ये बोट है। क्या है ये? बोट। बोट में ऊपर ये हैंडल लगा हुआ है, नीचे की तरफ में ये बोट है। तो बोट कॉन्फॉर्मेशन ये बिल्कुल याद रखने जैसा है, याद हो भी सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन द गिवन एनर्जी ग्राफ द साइक्लोहेक्सेन द पॉइंट बी रिप्रेजेंट। पॉइंट बी, साइक्लोहेक्सेन का जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होता है वो होता है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होता है, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो होता है वो होता है हाफ चेयर। कौन सा होता है? हाफ चेयर। तो चेयर कन्वर्ट होती है हाफ चेयर में, हाफ चेयर से ट्विस्ट बोट, फिर ट्रू बोट, ऐसे कन्वर्जन होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है हाफ चेयर। आपको याद हो तो मैंने दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये हमारा 42 लेटेस्ट वीडियो था जिसमें हमने ये बनाया था। ये रहा, चेयर फॉर्म कन्वर्ट हो रही है हाफ चेयर में, हाफ चेयर ट्विस्ट बोट में। ये मोस्ट स्टेबल है और लीस्ट स्टेबल हाफ चेयर है, और उसमें भी हमने यही कर्व बनाया था। और उन्होंने पूछा है कि ये कौन है?
तो हम कहेंगे ये हाईएस्ट एनर्जी वाला, लीस्ट स्टेबिलिटी वाला हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हाफ चेयर। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हाफ चेयर। टेलीग्राम पे कॉन्सेप्ट क्राफ्टर, क्या सर्च करोगे? कॉन्सेप्ट क्राफ्टर, ठीक है, या फिर आप मेरा नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्टीरियो आइसोमर। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि पहले तो आप ये चीज़ देखना सीखो कि ये वेज है, ये भी वेज है, तो ये सिस है। ठीक है, ये इसको मैं 1 दे देता हूँ, 1 और इसको 3, तो 1 3 सिस है ये। ठीक है, ओके। अगर इन दोनों में चेक करूँ तो ये दोनों ट्रांस हैं, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के जस्ट पास है तो मैं बोल सकता हूँ 1 2 ट्रांस, 1 3 सिस 1 2 ट्रांस। इस तरीके से आपको चेक करना होता है। तो आपको बनाना है चेयर फॉर्म। ये लीजिए, बना दिया चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म, ये आपकी चेयर फॉर्म। अब क्या करना है, 1 1 और 3, 1 3 सिस, 1 3 सिस जो होते हैं ना वो एक्सेल एक्सेल होते हैं। ये एक्सेल एक्सेल, 1 3 सिस दोनों एक दूसरे के सिस हैं। ये देखो, यहाँ भी CS3, यहाँ भी CS3, दोनों CS3 सेम साइड, तो हम कहेंगे सिस। और यहाँ हमें दिख ही रहा है ये सिस है, तो 1 3 सिस जो होते हैं वो एक्सेल एक्सेल होते हैं, और 1 3 सिस जो होते हैं, लिख देता हूँ मैं, एक्सेल एक्सेल होते हैं। वो फ्लिप होके क्या बनाएंगे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो एक मैं इक्वेटोरियल बना देता हूँ दोनों को। ठीक है, क्यों इक्वेटोरियल बना रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट स्टेबल, तो 1 3 सिस जो कि एक्सेल एक्सेल होते हैं उनको मैंने बना दिया इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब बोल रहा है 1 2 ट्रांस, 1 2 ट्रांस भी एक्सेल एक्सेल होते हैं। जैसे यहाँ और यहाँ होते, तो यहाँ मिथाइल होता और यहाँ मिथाइल होता, तो हम कहते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, ट्रांस हैं। तो 1 2 ट्रांस भी क्या होते हैं, एक दूसरे के एक्सेल एक्सेल, और वो भी फ्लिप होके क्या बन जाते हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो अब मैंने जब 1 2 3 ऐसे दिया था, ये 4, IUPAC नंबर नहीं दे रहा मैं, है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहा हूँ। 1 2 3 4, तो इसको मैं देता हूँ 1 2 3 और 4, तो चौथा नंबर यहाँ होना चाहिए। तो चौथा 1 2, इसके और इसके बीच में ट्रांस रिलेशन कब आएगा, या तो दोनों एक्सेल पे हो या दोनों ही इक्वेटोरियल पे हो। तो जब आपने इसको इक्वेटोरियल पे रखा है तो इसको भी इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों ही मिथाइल इक्वेटोरियल पे हैं, और जब ये इक्वेटोरियल पे हैं तो वो एक्सेल इंटरेक्शन तो इनमें हो ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल मुझे लगता नहीं कि कोई होगा। बाकी सब भी बना के दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से, देखिए ज़रा। ओके, ये भी 1 3, ये 1 3 ट्रांस है। अब ये ट्रांस क्यों है दिख रहा है, डैश 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 है ना, 1 3 ट्रांस। ओके, 1 3 सिस आपको दिख गया है, तो ट्रांस कैसा दिखेगा, 1 3 ट्रांस एक्सेल इक्वेटोरियल, और उसका उल्टा इक्वेटोरियल एक्सेल। सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक्सेल एक्सेल कहाँ से ला रहे हो? तो बेटा आपको बस 3 याद रखने हैं, 1 4 ट्रांस, ये भी एक्सेल एक्सेल होता है, बस एक्सेल एक्सेल वाले 3 याद रख लो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। 1 3 सिस एक्सेल एक्सेल होता है, तो 1 3 ट्रांस क्या होगा, एक्सेल इक्वेटोरियल। एक मॉलिक्यूल एक्सेल पे, एक इक्वेटोरियल पे, तो मैंने एक इक्वेटोरियल एक्सेल पे रखा और एक इक्वेटोरियल पे रखा। ठीक है, अब 1 2 ट्रांस है, ये तो ट्रांस ही है 1 2 ट्रांस, तो इसको इक्वेटोरियल पे रखा, 1 2 ट्रांस एक इक्वेटोरियल पे रखा, तो दूसरा भी इक्वेटोरियल पे रखूँगा, तो ये मैंने फिर से इक्वेटोरियल पे रखा। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्योंकि ये एक्सेल है, तो यहाँ पे एक्सेल के 1 3 डाई एक्सेल इंट्रैक्शन होने हैं, इसलिए ये समहाउ थोड़ा सा अनस्टेबल होगा ही होगा। इसी तरह ये 1 3 सिस और ये 1 3 ट्रांस है, देखो ये ट्रांस और ये सिस है। 1 2 सिस, ये तो 1 3 था, 1 2 सिस, इसको देख के बताओ, 1 2 ट्रांस है ये, तो 1 2 सिस क्या होगा, एक्सेल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सेल। एक और लिख देता हूँ, 1 4 ट्रांस एक्सेल एक्सेल होता है, तो 1 4 सिस क्या होगा, एक्सेल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सेल। ये चेयर फॉर्म वाला में जब आप देखते हो ना, तो उससे पता चलता है, जैसे एक ऊपर है एक ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस दिख रहे हैं आपको, और ये दोनों एक्सेल हैं, इसको ही देख के हमने यहाँ लिखा है, और ये चूंकि फ्लिप होते हैं इसलिए हमने इक्वेटोरियल लिख दिया। इसी तरह 1 2 में भी हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रांस दिख रहे हैं हमको, तो एक्सेल एक्सेल अगर ट्रांस है तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी ट्रांस होगा।
और इसी तरह 1,3 पोजीशन भी एक्सियल एक्सियल सिस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल फ्लिप होने के बाद। यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, सिस हैं। तो 1,2 सिस क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल होता है। तो एक एक्सियल पे रखा, एक इक्वेटोरियल पे रखा, और 1,3 ट्रांस रखा है। 1,3 ट्रांस क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल। एक एक्सियल पे है तो दूसरा इक्वेटोरियल पे होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये मिथाइल की वजह से इंटरेक्शन होने ही होने हैं। कौन से इंटरेक्शन, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, जो कि साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशन को अनस्टेबिलिटी देते हैं। अब ये तीनों ही वेज पे बना रखे हैं, तीनों ही वेज मतलब 1,3 सिस, 1,3 सिस तो है ही है, ये दोनों देखो सेम साइड है ना। अरे वेज वेज तो सिस ही होता है, और वेज और डैश जो होता है, ये देखो यहाँ पे ये वेज और ये डैश, ये ट्रांस होता है। ये तीनों ही वेज हैं, तो ये दोनों सिस हैं, और ये दोनों क्या हैं, सर ये भी तो सिस दिख रहे हैं बेटा। 1,2 में सिस, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं 1,2 में सिस। तो 1,2 में सिस क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल होता है। तो अगर मैं 1,3 सिस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बना देता हूँ, 1,3 दोनों ही सिस, और सिस है तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो मैं इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बना देता हूँ। तो 1,2 सिस क्या होंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल। एक इक्वेटोरियल पे बना दिया है तो दूसरा एक्सियल पे बनाना ही पड़ेगा। तो इन तीनों मॉलिक्यूल में क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। मोस्ट स्टेबल ये वाला है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। तो 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शंस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, molecular formula of smallest ester which can have 1 chiral carbon। तो एस्टर बनाना है, तो ये एस्टर के लिए हमारे को खास बात पता है कि ये एस्टर है। अब मान लो कि मैं कहूँ कि मुझे कायरल सेंटर चाहिए, तो मुझे कायरल सेंटर लाने के लिए यहाँ एक कार्बन, एक अभी आ गया कि कायरल सेंटर नहीं, एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कायरल सेंटर आएगा। तो कितने कार्बन हो गए, 3 और 4 5 और 6, C6। हमें लगता है कि C6H12O2। हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड O के इस तरफ गए हैं, इस तरफ भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कोई एस्टर बनाऊं जिसमें एल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से अटैच हैं उसी में कायरल सेंटर हो, तो हाँ हो सकता है। तो इन्होंने पूछा है कि स्मॉलेस्ट एस्टर विच कंटेन 1 कायरल सेंटर, तो ये भी तो कायरल सेंटर है बेटा। ये मिथाइल, ये इथाइल, ये बड़ा ग्रुप, और ये चौथी प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन। तो ये कायरल सेंटर बन गया ना, ये कायरल सेंटर, इसमें ये कायरल सेंटर, पर इसमें 6 कार्बन है, इसमें है C5। ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एस्टर विच कैन हैव 1 कायरल सेंटर विल हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O2। क्लियर है? Which of the following have potential energy diagram for conformation closely resembling to ethane। अच्छा, ईथेन का जो है डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। ईथेन का जो डायग्राम होता है ना, उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है। अरे ईथेन ये रहा, 2 ही चीज़ें होती है, एक एक्लिप्स होता है, एक स्टैगर्ड होता है। मतलब 2 ही फॉर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है लाइक दिस, कि 1 2 3 4 5 पता नहीं कितनी सारी, ठीक है, और इसमें भी जो हम लोग ब्यूटेन करते हैं उसमें भी उसमें ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा ना होकर सिर्फ 2 ही फॉर्म एग्जिस्ट करे, एक स्टैगर्ड और एक एक्लिप्स्ड, बस, तो हम कहेंगे कि वो ईथेन को रिजेंबल कर रहा है। तो हम लोग मॉलिक्यूल बना देते हैं 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए ऐसे बनाऊंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रोपेन है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप, ये प्रोपेन, और इस पे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होने वाले हैं, हाँ जी। पीछे तीनों के तीनों मिथाइल हैं, हर बार घूमेगा तो स्टैगर्ड आएगा और एक्लिप्स्ड आएगा, 2 ही फॉर्म आएगी, आगे कोई फॉर्म आनी नहीं है। बाकी जो इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स हैं जिसको हम स्क्यू बोलते हैं, SKEW स्क्यू, तो वो तो होनी है। तो फर्स्ट वाला तो सही है। सेकेंड वाला में क्या है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आप समझ पा रहे हैं ना मैंने यहाँ क्या कैसे किया है। अभी ये दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म में है, जब आगे वाले के तीनों हाइड्रोजन में ऐसे लिख दूंगा, ये ऐसे, तो आप इसे कहोगे ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ध्यान से इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है ना।
न्यूमैन दिखा देता हूँ, लो जी भैया, नया आदमी, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको ये ऐसा दिखेगा, ये एक्लिप्स्ड, और जब रोटेशन होगा तो दोनों हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स दो ही फॉर्म बनेगी, इसके अलावा कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी जो बना रखी है वो कौन सी है? स्टैगर्ड। पहले एक्लिप्स बनाई थी, स्टैगर्ड अब बना दी। ठीक है, तो दो ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ओके, मैं बना देता हूँ, ठीक रहेगा। ये लीजिए, ये मैं बना ही देता हूँ ना। ये पीछे मिथाइल है, तीनों के तीनों, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है। एक्लिप्स्ड बना देता हूँ, ये लीजिए एक्लिप्स्ड। पीछे वाले को घुमाया है, ठीक है, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी घुमा सकते हो। वैसे भी हमारी मर्जी से कौन सा वो मॉलिक्यूल घूम रहा है, वो तो रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी अवेलेबल है उससे रोटेशन हो रहा है उसमें। तो फर्स्ट वाले में दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन ऐसा बना देता हूँ, ये ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा ऐसे बना रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, 2 डाई मिथाइल, ये तो पहला हो गया। सेकेंड पोजीशन पे दो मिथाइल लग रहे हैं। अब है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अभी तो मैंने ब्यूटेन बनाया है 1 2 3 4। अब ब्यूटेन में ये कह रहा है 2,3 डाई मिथाइल, मतलब एक मिथाइल इस पे भी और एक मिथाइल इस पे भी। तो भैया यहाँ पे जो ज़्यादा कन्फर्मेशंस बनने वाले हैं। क्यों ज़्यादा बनने वाले हैं? क्योंकि हाइड्रोजन अभी तो स्टैगर्ड है, हाइड्रोजन इसके सामने होगा तो अलग बात होगी, मिथाइल इसके सामने होगा तो अलग बात होगी। तो दो तरह के एक्लिप्स बनेंगे, है ना, दो तरह के एक्लिप्स बनेंगे, तो दो से ज़्यादा ही बनेंगे, तो इथेन को रिजेंबल नहीं करेगा, तो सेकेंड वाला हटा दिया। अब सेकेंड वाला जब हटा दिया तो ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी सेकेंड है, तो तीनों ही आंसर नहीं होंगे, फर्स्ट आंसर है। अब चेक करना चाहो, समय है, एनर्जी है, तो कर सकते हो। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, जब सेकेंड हट ही गया है तो सेकेंड सब में है तो सारे ही हट गए। फिर ये देखो सेकेंड सेकेंड सेकेंड, तो तीनों हटा दिए, ये आंसर है। ओके, अब 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ध्यान से देखेंगे, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन बन गया जी। अब कह रहा है 2 2 3, 2 पे मिथाइल, ये दो मिथाइल, फिर 3 पे भी मिथाइल। हाँ जी, तो अब आप देखेंगे कि इस कार्बन के तीनों ही ग्रुप सेम है, तो दो ही बनेंगे, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। अलग जब ये मिथाइल इसके जस्ट सामने ऐसे होगा तब एक्लिप्स्ड, और जब ये वाली कंडीशन है तो स्टैगर्ड। तो दो ही फॉर्म बन सकती, तीसरी बन ही नहीं सकती। तो इथेन में भी दो ही बनती है ना, तो उसी को रिजेंबल कर रहा है ये। नेक्स्ट इज 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये भी वही बात हुई ना, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये लीजिए, बस सेम बात है, ये भी सही है। तो आंसर है फर्स्ट ए। द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Br2ClFI। मस्त क्वेश्चन है, देखिए जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, खेल करना है इनको, खेल करना है। अच्छा गणित वाले होंगे ना तो वो क्या करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, जो कि मुझे भी नहीं आता। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ, हम तो ऐसे ही सोच लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे, मतलब उससे आसानी से हो जाए, मैथ्स वाले आराम से कर सकते हैं, बट हम लोग दिमाग लगा लेंगे Br Cl F और I। तो Br के सामने Cl, F और I, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, Br के सामने Cl हो, इधर F हो और इधर I हो। सही बात है ना, जिस कार्बन से Br लगा है उस पे पहले IF लगा था, अब I लगा है, तो ये दोनों अलग अलग आइसोमर हो गए ना एक तरह से। ठीक है, इसी तरह Br जो है उसके सामने Cl था, अब Cl ना होकर मैं क्या लिख देता हूँ, I। तो इधर F हो सकता है, इधर Cl हो सकता है, इसी तरह इधर F हो सकता है और इधर Cl हो सकता है। फिर Br के सामने देखो, Br के सामने हमने, सामने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार हमने Cl रखा, एक बार I रखा, तो अब किसका नंबर आया, फ्लोरीन का नंबर आ गया है। और बचे कौन, Cl और I। तो एक बार I इधर, Cl इधर, एक बार I इधर और Cl इधर, ये सारे आइसोमर बन सकते हैं। ऐसा जब भी सवाल आता है ना, टोटल आइसोमर या ऐसे आइसोमर बनाने की कोशिश, तो मैक्सिमम की तरफ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है हमारा, डी। ठीक है, मैंने सारे बना के बता दिए।
अब आपके मन में, किसी के मन में हो कि सर इनका सिस और इनका ट्रांस, तो जो भी बनाना चाहो बना के देख लो। इन 6 के अलावा कोई बने तो मुझे आप वहाँ मेरे जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। अरे इसका कलर बदल गया, बातों ही बातों में इसका कलर बदल गया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आपको सबसे पहली बात, इवन नंबर वाली जो एलीन होती है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकती है अगर ग्रुप अलग अलग हो। तो ये इवन नंबर वाली एलीन है, ठीक है। एलीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो तो वो इवन वाली, और दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो ये हमारे ऑप्टिकल एक्टिव है। इवन नंबर वाली जो स्पाइरेन होती है वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होती है, और इसको हम बोलते हैं हेमी स्पाइरेन। आधी स्पाइरेन, आधी तो एलीन और आधी स्पाइरेन, ये स्पाइरेन है तो आधी स्पाइरेन आधी एलीन, तो ये भी इवन नंबर है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। तो हेमी स्पाइरेन भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है अगर वो इवन हो तो, ऑड हो तो ज्योमेट्रिकल शो कर सकती है, ऐसी संभावना है। तो ये तीनों ऑप्टिकल एक्टिव है। सवाल में पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल कौन देगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड जो है उससे ज्योमेट्रिकल, ट्रिपल बॉन्ड है भैया, डबल नहीं है, शायद आपको भी शायद अच्छे से प्रिंट नहीं दिख रहा हो। हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तो कुछ देना नहीं है, ओके। और इसके ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये डबल बॉन्ड भी नहीं देना है, लेकिन ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ विल नॉट शो पूछा है, ठीक है। तो ये जो देखिए जरा ध्यान से, ये ऊपर वाले का नाम है डेकालीन, सिस डेकालीन, और नीचे वाले का नाम है ट्रांस डेकालीन। यहाँ बना देता हूँ हाइड्रोजन, बात समझ आ रही है। तो ये सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन, इसका मतलब तो ज्योमेट्रिकल शो कर दिया उसने तो, ओके। ये डबल बॉन्ड है, ये अभी ट्रांसफॉर्म में है। ट्रांस कैसे है, एक एच इधर है एक एच इधर है, ट्रांस ऑक्टीन, 8 मेंबर रिंग है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग का सिस भी पॉसिबल होता है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल दे रहा है, ये भी ज्योमेट्रिकल दे रहा है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ज्योमेट्रिकल नहीं दे रहा, ये ज्योमेट्रिकल दे रहा है। किसी के मन में आएगा डबल बॉन्ड, इधर दोनों ग्रुप अलग हैं इधर दोनों सेम है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्टीरियो नहीं दे रखी। ये अगर आर और ये आर हुआ, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर हुआ, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है, जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर होगा तब ये डबल बॉन्ड जी नहीं देगा। लेकिन अगर एक का एस हुआ और एक का आर हुआ, उस कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में लिनियरिटी होती है, लीनियर होता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये राइट हटा देता हूँ, नहीं तो ऐसा लगता है कि ये आंसर है ना। ये तीनों ही ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, ये वाला शो नहीं कर सकता, ठीक है। विच ऑफ देम विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल, ये बहुत आसान हो गया। ये डबल बॉन्ड है, इधर दोनों ग्रुप अलग है, लेकिन यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ये तो बहुत आसान हो गया, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता। ये देखो ये वेज है, दोनों वेज हैं तो ये अभी सिस है। यहाँ पे कैसे शो करेगा, ये OH है, इधर इसके लोन पेयर हैं, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये दोनों सिन होंगे ना, तब तो ये डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा। लेकिन ये एक सिन हुआ और एक एंटी हुआ तब ये शो कर सकता है, मतलब कुल मिला के जिसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। और ये तो ट्रांस दे ही रखा है, लास्ट वाला जो ट्रांस है, ये हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ट्रांस। तो कौन ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता, ए जो मॉलिक्यूल है फर्स्ट वाला, वही ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता। हाँ यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता तो अलग बात थी, अभी तो नहीं कर रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द नेमिंग इज नॉट करेक्टली मैच विद द रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर। EZ बताने हैं, 2E4Z, तो इधर से 1 2 3 3 नंबर क्यों दें डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को 1 2 3 ऐसे देंगे, ठीक है। इसको 1, इसको 2 3 4 और 5। तो सेकंड पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है उसमें इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी और इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, दोनों अपोजिट है, ई आएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रायोरिटी नहीं देंगे ना। इस डबल बॉन्ड में अगर देखें तो इथाइल को प्रायोरिटी मिलेगी और इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये भी ई, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला, अब डबल बॉन्ड की नंबरिंग किधर से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि मिथाइल की साइड से तो नहीं करेंगे, उधर पीएच दे रखा है
तो पीएच वाली साइड से 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इस डबल बॉन्ड के लिए दोनों पीएच सेम साइड है, दोनों बड़े ग्रुप सेम साइड है, तो हम कहेंगे जेड। बिल्कुल सही बात है, जेड। और ये ग्रुप और ये ग्रुप अपोजिट है, ई फॉर एंटागोन अपोजिट, जेड फॉर जोसामिन, जोसामिन मतलब साथ साथ, टुगेदर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगला 2e 3z, यहाँ तो 2 किसको दिया है, 2 नहीं देंगे बेटा, 1 देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 होना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ी हो गया। अब EZ देख लेते हैं, EZ तो यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, 1 3, तो 1 का E है या Z है, तो इन दोनों में प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जस्ट पास में O है। यहाँ तो 1 2 3 4 बहुत दूर जाना पड़ रहा है, यहाँ जस्ट पास में ही है, तो 1 2 इसी को प्रायोरिटी मिलेगी और इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो फर्स्ट वाला जो है वो E है, सही बात है, लिखूँ ये E है। सेकंड वाला जो है वो क्या है, ध्यान से देखो, ये दोनों मिथाइल है, तो इन इथाइल और इसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो Z है। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा Z है, लेकिन नंबर गलत है, 1 3 होना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा है, इसको ध्यान से देखेंगे, 4E, ये दिख रहा होगा लोगो, हाँ ठीक है, दिखना चाहिए, दिखने के लिए तो लगाया है। हाँ, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है। अच्छा, नंबर डाल दो पहले, तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से की जाए, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करें, ऐसे ही की जाएगी। डबल बॉन्ड सारे काउंट होने चाहिए, 8 और 9। अच्छा, लास्ट वाला जो डबल बॉन्ड है वो तो ज्योमेट्रिकल दे ही नहीं सकता, क्योंकि इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो 6 वाले का कोई रोल नहीं है, 2 और 4 का ही रोल है। ठीक है, 2 वाले में यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी और इसको प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब 2 जो है वो अपोजिट है, तो E है, सही बात है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, इस ग्रुप को प्रायोरिटी और इस ग्रुप को प्रायोरिटी, एक दूसरे के अपोजिट है, एंटागोन। डबल बॉन्ड में इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी और इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, ये भी एंटागोन। ठीक है, तो ये सब सही है, सिर्फ इसमें गड़बड़ किसकी है, ये नंबर की गड़बड़ है, 1 3 होना चाहिए था। अगला, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O। कार्बोनाइल बोला है तो दोनों ही होंगे, दोनों कौन कौन, हमारे एल्डिहाइड भाई साहब और हमारे कीटोन भाई साहब, दोनों ही होने चाहिए ये। और 3 कार्बन का कीटोन, एसीटोन, इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कॉमन नेम, जिसमें हम लोग एसिड लिख रहे हैं, जबकि 2 कार्बन नहीं है, 3 कार्बन है। बाकी सारे एसिड में 3 कार्बन नहीं होते, 2 ही होते हैं। एसिटिक एसिड हो, एसिटाल्डिहाइड हो, सब में 2 2 कार्बन होते हैं। एसीटोन अकेला है जिसमें 3 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं NH2OH से, हाइड्रोक्साइल अमीन से जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन के थ्रू ये बनाएंगे, ये भाई साहब डबल बॉन्ड NHOH, यहाँ भी बना देता हूँ डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ भी डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, NOH। अब ये तो ज्योमेट्रिकल दे नहीं सकता क्योंकि यहाँ दोनों सेम साइड है, ये ज्योमेट्रिकल दे रहा है, देखिए दोनों अपोजिट है, H और OH अपोजिट हैं, ये एंटी है, H और OH सेम साइड हैं, ये सिन है, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है, वैसे तो 2 ही बन रहे हैं, बट एक का आइसोमर भी बन रहा है, तो ये 3 बन गए टोटल, है ना। केमिकली तो ये दोनों सेम ही है, दोनों ही एल्डोक्सिम है, एल्डिहाइड से बना ऑक्सिम एल्डोक्सिम, कीटोन से बना ऑक्सिम कीटोक्सिम, तो एक कीटोक्सिम बनेगा, एक एल्डोक्सिम बनेगा। ठीक है, एक कीटोक्सिम, एक एल्डोक्सिम, जो एक एल्डोक्सिम होगा एक उसका आइसोमर भी बनेगा, टोटल 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, आइसोमेरिक ऑक्सिम्स आर फाउंड 3। हाउ मेनी टोटल, 3, आंसर हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात आती है ना, तो आपको हमेशा दोनों ही चेक करने पड़ते हैं, ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी। तो 2 मिथाइल ब्यूट 1, ब्यूटीन 1 का मतलब ब्यूट 1 इन है। ठीक है, ये मैं तहत प्रॉप ब्यूट, ये ब्यूटी 1 ब्यूटीन पे 2 मिथाइल। हाँ जी, अब बताओ क्या ज्योमेट्रिकल दे सकता है? हाँ, बच्चों जैसा सवाल हो गया ना ये तो, क्यों चेक करना, कहाँ से दे देगा। ओके, ये है ब्यूटाइन, ये लीजिए भैया 4 कार्बन ब्यूटाइन, 1 आइन, 3 पे मिथाइल। ओके, क्या ये ऑप्टिकल दे सकता है? नहीं। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोइक,
1 2 3, 3 पे मिथाइल। ओके, इसमें भी कोई ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन तो दिख नहीं रहा मुझे। 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, 1 2 3 4, ये 2 मिथाइल। ये जो भाई साहब दिख रहे हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव है, और ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका मतलब ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म दे सकता है। ठीक है, तो 45 का 4th, कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर विल बी, आंखें खुली रखना, ध्यान से देखना, मैं मार्क कर देता हूँ सारे के सारे। डबल बॉन्ड वाले को तो गिनना ही नहीं है, 1 2, अरे ये कहाँ से कर दिया, ये तो CH2 है, इस पे तो दोनों H लगे हुए हैं, ये तो हो नहीं सकता। 3 4 और 5, नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप सेम है, नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप सेम है, और वैसे भी अगर अलग भी होते तब भी वो कायरलिटी नहीं शो करता, पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से। लोन पेयर होता है तो पिरामिडल इन्वर्जन होता है। 5 कितने हैं, 5 का एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो एक में सही हो गया तो वैसे ही सही हो गया, 5 में एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगले में मतलब मुझे 9 ढूंढने हैं, यहाँ से ये आइडिया तो लग गया कि मुझे 9 ढूंढने हैं। तो देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रभु की कृपा से 9 कायरल सेंटर हमें यहाँ मिल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। प्लेन नहीं लगना चाहिए, प्लेन लग रहा है, देखिए Cl टाटा बाय बाय हेलो हाय, यहाँ भी प्लेन लग रहा है, सारे Cl नीचे की तरफ में है। इसमें तो ये प्लेन भी लग रहा है, ये प्लेन भी लग रहा है। ठीक है, दोनों प्लेन लग रहे हैं, इसमें भी प्लेन लग रहा है, इसमें भी प्लेन लग रहा है। एक ऐसा प्लेन जो इस Cl को, इस Br को, इस कार्बन को और इस कार्बन को कट करे। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे कि यहाँ Cl है और यहाँ Br है, तो ये वाला प्लेन ये काट दिया, सब कुछ कट चुका है, तो सब में प्लेन लग ही रहा है। लास्ट वाले में नहीं लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ नहीं लग रहा है, लास्ट वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसी के मन में ये आ रहा हो तो यहाँ Cl लिख देता हूँ, यहाँ Br लिख देता हूँ, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है ना, 1 2 3 1 2 3, ये प्लेन लगेगा क्या, नहीं, इधर Br है इधर Cl जिंदा है, प्लेन नहीं लग रहा, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, गिवन कंपाउंड के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला क्या है, कंपाउंड 1 पोजेस एन एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो इसको मैं बना देता हूँ पहले तो फिशर बनाने के लिए, इस मॉलिक्यूल को मुझे थोड़ा सा आड़ा घुमाना पड़ेगा। आड़ा घुमाने का मतलब क्या है, सॉरी ये लैंग्वेज पता नहीं आप में से कितने लोगों को आती होगी। ठीक है, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ये COOH जो यहाँ था, यहाँ भी COOH था, वो COOH यहाँ आ जाएगा। बाकी जो वेज डैश है ना, उनको कुछ नहीं छेड़ना है, वेज पे OH है, डैश पे H है, डैश पे H है और वेज पे OH है। इसका फिशर बना देते हैं जल्दी से, फिशर बनाना ऐसे करने से आसान हो जाता है। प्लेन ऑफ द सिमेट्री पे ये पेपर है, प्लेन ऑफ द पेपर पे ये ग्रुप है, इनको मैंने टॉप और बॉटम पे रख दिया है। अब ये बॉन्ड इधर है राइट में, तो OH राइट में, और इसमें बॉन्ड, ये स्ट्रेट बॉन्ड के बाद ये बॉन्ड लेफ्ट में जा रहा है, तो OH लेफ्ट में। OH को ही लेफ्ट में क्यों लिया, जो वेज पे है वो लेफ्ट में, ऐसा बोल रहा हूँ। अगर ये बॉन्ड इधर है तो वेज वाला राइट में, ये बॉन्ड इधर है तो वेज वाला लेफ्ट में। ये बॉन्ड अगर इधर होता और इधर वेज होता तो वो वेज वाला राइट में आ जाता। जिधर बॉन्ड हो उधर वेज वाले को घुमा दो, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, बस। ओके, फर्स्ट मॉलिक्यूल पोजेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे अगर आप एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखोगे तो आपको दिखेगी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, दिख रही है कि C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री दिख जानी चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रही हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से ऐसे ही घुमाओ इस मॉलिक्यूल को, जैसे मैंने अभी हल्का सा घुमाया था ना, वैसे मैं पूरा का पूरा 180 घुमा देता हूँ ना, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेंगे, ये दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेंगे, ये दोनों एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ा सा ही घुमाया था। अगर मैं इसको 180 घुमा देता, पूरा का पूरा 180, ठीक है, तो भी इसमें प्लेन ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री लग जाती है। ठीक, द कंपाउंड सेकेंड पोजेस ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ सेंटर नहीं लगाना है, कभी भी ध्यान रहे। आपके मन में आ रहा होगा ये सेंटर ही तो है, देखो इधर चला मैं इधर चला, बराबर है, ये सेंटर फील आता है, लेकिन ये है फिशर, और फिशर जो होता है वो एक्लिप्स्ड होता है,
और एक्लिप्स में COS नहीं देखना है, पाप लगेगा, क्योंकि ये एक्लिप्स है। ध्यान से देखना, ये फिशर ऐसा है, अब नहीं दिखेगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये अब कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी। क्लियर है? तो ऑप्शन 2 हमारा इनकरेक्ट है। कंपाउंड 1 एंड 2 बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड एनेंटियोमर ऑफ ईच अदर। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इसको और इसको देखिए, मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। डायस्टेरियोमर ऑफ बोथ कंपाउंड आर आइडेंटिकल एंड मीसो, बिल्कुल सही बात है। ये जो हैं ये दोनों के दोनों थ्रियो हैं, इनका डायस्टेरियोमर इरिथ्रो होगा और इरिथ्रो में प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा तो वो मीजो होगा। सारी कहानी इसके पूरे परिवार की हो गई। अगला, द कायरल मॉलिक्यूल्स आर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, कायरल मॉलिक्यूल के हम लोग देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा कुछ नज़र आ रहा हो तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कोई प्लेन लग सकता है क्या? यहाँ पे 3 कायरल सेंटर हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ओके, ये डबल बॉन्डेड है, ये क्यूमुलिन्स हैं। क्यूमुलिन्स में देखिए ये दोनों प्लेन में है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। मतलब इस मॉलिक्यूल को मैं टेबल पे सुला के बताता हूँ बच्चों को कैसे, कि ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, तो एक कार्बन प्लेन में है और इस कार्बन के ये ग्रुप ये नीचे है। ऊपर कौन सा है? डी। नीचे कौन सा है? एच। अरे जो वेज पे होता है ना वो ऊपर होता है, तो वेज पे डी। तो ये अलग प्लेन में है और ये ऊपर है, टेबल के ऊपर, ये टेबल के नीचे। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। और ये है हमारी इवन नंबर ऑफ स्पाइरेन। और ऐसे स्पाइरेन भी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं अगर ग्रुप अलग अलग हो। ये दोनों ग्रुप अलग है, ये दोनों ग्रुप भी अलग है। सेम बात होती है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम आपको ऐसे ही सोचना है कि ये वेज है और ये डैश है, एक ऊपर है और एक नीचे है। और एच और बी आर जो लेफ्ट वाले हैं ये दोनों एक ही प्लेन में है। इसका मतलब तीनों के तीनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल कायरल हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल? अब ये जो देख रहे हैं ना 1 2 3, ऑड मतलब GI, सब कुछ सेम प्लेन में है। और सब कुछ अगर सेम प्लेन में है तो इसमें एक वो वाला प्लेन जो स्लाइड्स कट बोलो या टेबल के पैरेलल ऐसे चल जाओ, सब कुछ प्लेन टेबल पे रखा हुआ है, टेबल के पैरेलल वाला प्लेन वो लग जाएगा। तो ये GI दे सकता है और इसमें POS है, तो ये कायरल, ये ए कायरल है। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। अगला ये भी देखना, 1 2 3 काउंट किया था, इसमें भी 1 2 3, ये भी 3, ये भी GI दे सकता है, POS है और ये मॉलिक्यूल क्या है? ए कायरल है। कैसे काउंट कर रहे हैं? इसको हेमी स्पाइरेन नाम दिया था मैंने, और मैंने कहा था आपको कि डबल बॉन्ड की तरह ही इन्हें काउंट कर सकते हैं। 2 रिंग, एक ये, 1 2 3, 3 ऑड नंबर, ऑड में GI हो सकता है, GI है इसमें। दोनों Cl सेम साइड है, ये सिस फॉर्म बना रखी है, देखो ये भी सिस फॉर्म है, ये भी GI है, ये भी GI है। मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, ये मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। ध्यान से देखेंगे कैसे हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल कायरल। ये ऐसे हो सकता है कि ये जो रिंग है ना, एक बेंजीन रिंग तो टेबल पे रखी है, टेबल पे रखने से ठीक रहता है, 3D में दिखाने का अंदाज़ा लग जाता है। ये मिथाइल भी टेबल पे बैठा है, ये इथाइल भी टेबल पे बैठा है, ये हमारा टेबल। इस टेबल पे अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने से ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया। आउट ऑफ द प्लेन चला गया मतलब ये रिंग ऐसे हो गई, ये मिथाइल, ये सब कुछ वेज पे बना देता हूँ, ये लो, ये सब कुछ डैश पे। अब तो समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मिथाइल टेबल के ऊपर है और ये इथाइल टेबल के नीचे है और ये दोनों टेबल पे हैं, तो इसमें कोई प्लेन नहीं लगेगा, ऐसा प्लेन भी नहीं लगेगा क्योंकि इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है। बीच में से काट नहीं सकते क्योंकि ये रिंग तो स्टैंडिंग पोजीशन में है ऐसे, और ये रिंग टेबल पे पड़ी हुई है जैसे कोई कॉपी रखी हुई हो टेबल पे। मतलब यहाँ पे आप एक रजिस्टर खड़ा कर दो, एक रजिस्टर आपका यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा, मॉलिक्यूल कायरल है। लास्ट वाले मॉलिक्यूल के अंदर इनके झगड़े में ये प्लेन में, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये वापस प्लेन में, तो यहाँ पे क्या है? मिथाइल 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 सेम ग्रुप है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी। कैसे लगेगी? कैसे लगेगी मैं बताता हूँ। 2 टेबल रखेंगे, इस टेबल पे जो ग्रुप मॉलिक्यूल बैठा है उसके मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है,
ये टेबल के ऊपर नीचे है, ये ऐसा, ये मिथाइल मिथाइल, ये मिथाइल, फिर से एक टेबल लगा हुआ है, इस टेबल पे भी जो ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो टेबल वाले ग्रुप हैं सारे के सारे कट जाएंगे। जिंदा कौन बचेगा? ये मिथाइल एक दूसरे को हाय हेलो कर सकते हैं, जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि जो कट होगा ना, स्लाइस कट, वो इसके बीच में से गुजरेगा। ऐसे स्लाइस काटेंगे ना तो पूरा का पूरा ये तो सब कट गए, ये कार्बन कट गया, ऊपर वाले सब जिंदा, नीचे वाले भी सब जिंदा बचेंगे। ठीक है, मतलब आप यहाँ खड़े हो एक तरह से, ठीक है, ऐसे, और ये दोनों साइड आपके टेबल है। तो आप अगर यहाँ से काटा जाएगा तो आपका ऊपर पैर, आपके दोनों पैर और आपका सिर दोनों, अगर दोनों हाथ ऊपर हैं तो भी बच जाएंगे। मतलब ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा प्लेन लग रहा है जो आपको बीच में से काट रहा है। ठीक है, ये ऐसे आप यहाँ से कटेंगे बीच में से, ये टेबल के सारे फ्रूट भी कट जाएंगे, ये भी ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप एटम इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर। डिफरेंट और सेम देखने के लिए आप इवन चेंजेस करो, सबसे बढ़िया काम होता है। इवन चेंजेस कैसे करते हैं? इवन चेंज करने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस 2 चीज़ें करनी है कि देखो फिर से बना दो एज इट इज़, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा, और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें Cl यहाँ है। ठीक है, आपको क्या बताना है? स्पेशल डिफरेंट चीज़ बतानी है, सेम नहीं। तो सेम करने का ट्राई कर लो, तो कैसे भी करके ऊपर Cl लाना है, यहाँ मिथाइल लाना है। ठीक है, देखो तो Cl और मिथाइल एक दूसरे में चेंज करो, तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ मिथाइल आ जाएगा, और इन दोनों में आपस में चेंज करोगे तो यहाँ D और यहाँ H। क्या सेम दिख रहा है पहले जैसा? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इसको हम बोल रहे हैं इवन चेंज, 2 बार परिवर्तन, 2 बार बदलाव। तो इस वाले मॉलिक्यूल में जब 2 बार बदलाव किया गया तो इसके जैसा दिखने लगा। इसमें भी करके देखेंगे, सेम रखो। मिथाइल चाहिए अपने को यहाँ, ये मिथाइल यहाँ आ गया, D मैंने यहाँ ले लिया। अब D और Cl में बदलाव कर दो तो Cl यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा, H यहाँ का यहाँ, देखो सेम दिख गया। 2 बार बदलाव किए गए हैं, दोनों बदलाव ध्यान से देखेंगे। पहला चेंज इन दोनों में किया, और दूसरा जब D यहाँ आ चुका था तब D और Cl को बदल दिया गया, H को नहीं Cl को। इसी तरह अगले मॉलिक्यूल में भी अगर हम मॉलिक्यूल को थोड़ा सा टिल्ट करें, टिल्ट मतलब ऐसा और ऐसे रखें, तो H यहीं पे रहने देते हैं, H में तो कोई दिक्कत है नहीं। Cl D और CH3 को देखें तो वेज पे जो Cl था वो CH3 की जगह, तो CH3 यहाँ आ जाएगा और D यहाँ। ये तो पहला बदलाव, इन दोनों में एक दूसरे में बदला, ये बदल दिए एक दूसरे में, Cl की जगह CH3 की जगह Cl आया CH3 की जगह, CH3 आया Cl की जगह, तो ये बदल गए। पहला चेंज, ये तो है पहला चेंज। दूसरा चेंज जब CH3 यहाँ आ जाएगा तब करेंगे, तो CH3 जब यहाँ आ गया था तो इस CH3 को यहाँ ले लिया और यहाँ D ले लिया, ये भी देखो सेम दिख गया। तीनों ही बिल्कुल इवन चेंज करने के बाद फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के जैसे दिख रहे हैं, तो आंसर तो 4th होना है। 4th में बदलाव करने पर आपको देख पा रहे हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है। ये इधर देख रहा है, ये Cl है, ये मिथाइल राइट में देख रहा है, ये मिथाइल लेफ्ट में देख रहा था। ठीक है, देख रहा था या दिख रहा था, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इवन चेंजेस करने के बाद तो ये कभी सेम आना नहीं है, आना ही नहीं है ना। ये मिथाइल ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं। ठीक है, तो यही आंसर है। और आज के लिए इतना ही। ये हमारे फिनिश हो गए हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए GOC और PDF तैयार हैं, जल्दी ही रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्राफ्टर PDF। ठीक है, या फिर मेरे नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक दिख जाएगा। धन्यवाद।